बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एफपीएससी एसएसटी की 17 स्केल की जो जॉब है उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से जो हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है उसका टेस्ट नंबर 2 है जी। आज मेरा टॉपिक था एजुकेशनल असेसमेंट। इसके नोट्स वगैरह सारा मैंने आपको कल शेयर किया था, इसका लेक्चर भी मैंने आपको शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने अपना टेस्ट जो है ना इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। टेस्ट मैंने आपके ग्रुप में अभी 1 घंटा पहले से शेयर किया था। मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूँ, आपने इसके साथ अपने आंसर टैली कर लेने हैं और इसके बाद इंशाल्लाह इशा की नमाज के बाद आज जो है ना जी आपको नेक्स्ट टॉपिक भी मिल जाएगा। जो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है एजुकेशनल रिसर्च के वाले से, उसके सारे नोट्स, उसके वन लाइनर, उसके सारे एमसीक्यूज और साथ इंग्लिश का 3rd लेक्चर जो है वो भी इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। तो आपने वो तैयार करना है। कल इंशाल्लाह हम एजुकेशनल रिसर्च कर लेंगे। यूं हमने टॉपिक वाइज डेली एक टॉपिक करके हमने सारा कंप्लीट सिलेबस अपना करना है पेपर से पहले पहले। तो आज हमने एजुकेशनल असेसमेंट का टेस्ट करना था जी। एजुकेशनल असेसमेंट का पहला क्वेश्चन था जी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज डन। जो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन है ये कब होती है? तो डायग्नोस्टिक एजुकेशन एवैल्यूएशन आपको पता है कि हमने डायग्नोज करना होता है कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रही, मसला कहाँ पे है। इसका मतलब है जब हमने डायग्नोज करना होता है तो इसका मतलब यही है कि हमने अगर उसको पढ़ाया होगा तो फिर ही पता चलेगा इसको समझ नहीं आ रही। पढ़ाने से पहले तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये इसको समझ आ रही है कि नहीं। इसलिए जब हम पढ़ा लेते हैं, पढ़ाने के बाद हमने डायग्नोज करना होता है कि इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इसको हमें आफ्टर टीचिंग जो है ना हमने डायग्नोस्टिक असेसमेंट करनी होती है। इसका आंसर बी वाला करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज मेजर्ड बाय। अब फ्यूचर में क्या वो परफॉर्म करेगा? मैंने कल आपको बताया था पोटेंशियल का लफ्ज यूज करेगा। पोटेंशियल जब हमने चेक करना है किसी भी बंदे का पोटेंशियल में कि मीन के वो फ्यूचर में क्या काम कर सकता है, उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है जी। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास होता है, या गैट का होता है हमारे पास होता है, या आपके पास जो एम कैट का टेस्ट होता है, या आपके पास ई कैट का टेस्ट होता है। ये सारे आपके कौन से होते हैं जी? एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जी। अगला क्वेश्चन था जी, द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गेसिंग इन अ स्ट्रक्चर टेस्ट इज यूज टू। अब इसका था कंप्लीशन आइटम्स इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था जी, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट। तो जो आपके डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपका होता है जी। सबसे पहले आपने देखना होता है कि अपने टेस्ट क्यों ले रहे हैं, उसका आपके पास मकसद क्या है। अगला क्वेश्चन है जी, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इज। आपके पास टेस्ट के लिए इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज यूज करता है, मैं कल मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है जी, मेजरमेंट इज द। तो मेजरमेंट आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मैंने आपको बताया था जो आपकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो जहां पे जो जिसमें जो है ना आपके नंबर्स ऐड होते हैं, इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपने मेजरमेंट किसी चीज की आपने पैमाइश करनी होती है। इसमें 2, 4, 10 मीन के उसमें आपने उसका स्टैटिकल डाटा आपके पास आता है। और उसके बाद आपके पास जो आपके पास होती है जी असेसमेंट होती है। असेसमेंट इसमें आपके पास वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज जो उसमें आपने अच्छा बुरा या जो ना हार्ट या कोल्ड ये आपने चीजें करनी होती हैं। उसमें आपने उसकी जो ना वैल्यू नहीं लिखते, उसमें कोई नंबर्स वगैरह नहीं लिखते, 2, 4, 10 ऐसा नंबर नहीं लिखते, ठीक है जी। और आपके पास जो वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था, वैल्यूएशन में आपके पास जो ना जजमेंट आपने करनी होती है, उसमें फैसला करना होता है, ठीक है। वैल्यूएशन इज वैल्यू जजमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज इन अ पेपर इज। इसको मेजरमेंट कहते हैं, क्योंकि स्कोर में आपको क्या होता है जी सॉरी, स्कोर में क्या होता है? स्कोर में आपके पास नंबर्स होते हैं, जिसमें आपके पास गिनती इन्वॉल्व हो जाएगी ना, गिनती इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसमें आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपके पास मेजरमेंट होगी, वो आपके पास मेजरमेंट होगी, ठीक है जी। अ टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। तो आपके पास जो ना जी टेस्ट आंसर द क्वेश्चन हाउ वेल, ठीक है जी। आपके पास है टेस्ट आंसर द क्वेश्चन, ये होता है क्वेश्चन उस तरह होता है टेस्ट में, ठीक है जी। उसके बाद जी मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन। आपके पास मेजरमेंट के लिए कौन सा आप करते हैं? हाउ मच के लिए आप यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। मीन के मच का लफ्ज जो यूज होता है ये आपका क्वांटिटी के लिए यूज होता है, क्वांटिटी के लिए आपका लफ्ज यूज होता है मच, ठीक है जी। एवेल्यूएशन आंसर द क्वेश्चन। अब एवेल्यूएशन के लिए आपको क्योंकि एवेल्यूएशन में आपने वैल्यूज के हवाले से बात करनी होती है, आपने जजमेंट की बात करनी होती है, तो उसमें आपके हाउ गुड, ठीक है जी। इसके लफ्ज यूज होगा, गुड का लफ्ज यूज होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट्स। जब दूसरे स्टूडेंट के साथ आपने कंपेयर करना होता है, तो मैंने आपको कल बताया था, इसको हम कहते हैं जी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म कहते हैं जी, हमने इखलाकियात को नॉर्म भी कहते हैं, ठीक है जी। दूसरे बच्चों के से जो मुकाबला आता है उसको हम नॉर्म रेफरेंस कहते हैं। और जो आपके पास होता है किसी सेट पैटर्न के साथ आपने जो भी क्राइटेरिया सेट किया होता है उसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मैंने कल आपको बड़ी डिटेल से बताया था। समेटिव एवल्यूशन इज यूज। समेटिव एवल्यूशन आपकी एंड पे होती है, ठीक है जी। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग आपके पास होता है ड्यूरिंग सेशन, और समेटिव होती है एट द एंड ऑफ द सेशन।
इनकरेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज, एमसीक्यू का जो इनकरेक्ट है उसको हम डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठीक है जी। और इसके जो जो स्टेटमेंट उसको स्टेम कहते हैं, ये मैंने कल आपको बताया था। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज आपके पास एमसीक्यूज है, सबसे ज्यादा जिसको आजकल यूज किया जा रहा है। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड, तो जहां पे लिमिटेशन हो जाती है उसको रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। मीन के रेस्ट्रिक्शन आपने लगाई होती है कि आपने 200 लफ्ज का, 400 लफ्ज का या 800 लफ्ज का आपने ऐसे लिखना है। अगला क्वेश्चन है जी, the ability to select, organize, integrate and evaluate ideas is demonstrated by extended response question। अगला क्वेश्चन है जी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, ठीक है जी। ये मैंने कल रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारी मैंने आपको चीजें कल बताई थी। विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड्स टू हैव द लोएस्ट रिलायबिलिटी, तो ऐसे में आपके पास लोएस्ट रिलायबिलिटी होती है जी। मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज इन आवर स्कूल्स, उनको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं जी। उसके बाद जी, डैश इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द वैल्यू और वर्थ ऑफ मेजरमेंट, मेजर परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशन में आपने क्या करना होता है, आपने जजमेंट का लफ्ज जहां पर यूज हो जाए वहां पे आपने वैल्यूएशन की बात करनी है, ठीक है जी। जहां पे नंबर्स की बात होगी आपके पास मेजरमेंट होगी, जहां पे वैल्यूज की बात होगी वहां पे आपके पास असेसमेंट होगी, और जहां पे जजमेंट की बात होगी आपके पास वैल्यूएशन होगी। अगले आपका क्वेश्चन था जी, द टर्म वैल्यूएशन यूजुअली अकवर्स, तो आपके पास ये सारे के सारे जो ना, ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर परफॉर्मेंस या इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस, सभी की परफॉर्मेंस को आपने जो है ना वैल्यूएशन में कवर करना होता है जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड्स अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट इसका करेक्ट आंसर था जी। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर डिजाइन टू रैंक पपिल अचीवमेंट को आपने क्या करना होता है जी, नॉर्म रेफरेंस का उसमें करना होता है। अगला जी, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लास। अब यहां से इसके आगे आपके पास इंग्लिश की स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपको पता है कि आपका 80 मार्क्स का आपके पास पेडागोजी और 20 मार्क्स की आपके पास इंग्लिश थी। तो इंग्लिश का मैंने सेकंड लेक्चर आपको कल सेंड किया था। आज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जैसे मैं आपका अपलोड करूंगा पेडागोजी का लेक्चर, उसके साथ ही मैं इंग्लिश के थर्ड लेक्चर का भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। तो आपके पास आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, द सेंटेंस, द लैंड गेट्स द व्हेन इट इज रेन। अब व्हेन इट इज रेन, ये जो ना इसको आपने देखना है ये कौन सा क्लास है, ये मेन क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है। अब देखिए, सबसे पहले आपने देखना होता है अगर किसी सेंटेंस में एक ही क्लास हो, एक ही हिस्सा हो, तो फिर तो आपके पास वो हम जाएंगे कि ये आपके पास नाउन क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है या जो भी है हमें, ठीक है। लेकिन जब आपके पास दो क्लास आ जाए, मीन्स के दो हिस्से आ जाए सेंटेंस के, तो आपने देखना होता है कि उसमें मेन कौन सा है और सबऑर्डिनेट कौन सा है, ठीक है। डेफिनेट कौन सा और इनडेफिनेट कौन सा है, ठीक है जी। तो आपके पास है द लैंड गेट्स वेट, ठीक है। ये आपके पास मेन क्लास है। व्हेन इट रेन्स, ठीक है, तो ये आपके पास सबऑर्डिनेट क्लास है। यहाँ पे जो आपके पास व्हेन इट रेन्स हो ना, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया जी सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है जी। क्लियर हो गया, क्योंकि देखें ना, लैंड गेट्स वेट, ये आपके पास ये एक आपका कंप्लीट सेंटेंस आपके पास है, ठीक है। और ये आपके पास व्हेन इट रेन जो है ना, ये आपके पास अनकंप्लीट है, तो इसको हम कहेंगे, इसको डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास भी हम कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन था जी, इफ यू वर्क हार्ड यू डैश गुड मार्क्स, ठीक है जी। अब देखें, ये आपके पास ये आपने देखना है कि इसमें आपके पास ये सेंटेंस आपका कौन सा है, ठीक है जी। ये आपके पास इफ वाला मीन का कंडीशनल सेंटेंस है, अब कंडीशनल सेंटेंस मैंने आपको 3 टाइप्स के, बल्कि 4 टाइप्स के बताए थे। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है जी। जीरो कंडीशनल में तो आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशनल में आपके पास क्या होता है, अगर पीछे आपके पास प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट होगा, पीछे अगर आपके पास विल है तो आगे वुड होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ इंग्लिश के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। इसमें देखें जरा, आपने देखना है इफ यू वर्क हार्ड। अब इफ यू वर्क हार्ड आके देखें, पीछे आपके पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। अगर प्रेजेंट होगा तो आगे आप क्या करेंगे, आप विल लगाएंगे, मीन के यहाँ पे ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है ना, फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, इसमें पीछे आपके पास फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है जी। तो आपके आगे आपके पास विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आपके पास आ गया बी वाला ऑप्शन। आगे पास वर्क हार्ड लेट्स यू, आप देखें आपके पास क्या है जी, वर्क हार्ड लेट्स यू। अब देखें इसके आगे आपके पास क्या आएगा, इसके पास क्या, शुड फेल इसके आगे आएगा। ये आपका विल फेल और फेल्ड ये सारे गलत हैं। शुड का इस्तेमाल आपने करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कंडीशनल सेंटेंस में शुड कहां पे आता है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छे तरीके से, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में फर्स्ट लेक्चर में ये सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, इफ जॉन डैश अर्लियर ही वुड ऑलवेज बी ऑन टाइम। अब देखें इफ जॉन, अब यहां पर देखें सेकंड पार्ट में वुड आ रहा है ना, सेकंड पार्ट में वुड आ रहा है, तो इसका मतलब है पीछे आपके पास क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि आप अगर आके कंडीशनल सेंटेंस के सेकंड जो पार्ट है उसमें विल होगा तो पीछे आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर वुड होगा तो आपके पास पीछे सेकंड फॉर्म होगी।
ठीक है जी। तो आपके पास अगर यहाँ पे विल होता ना तो फिर आपने गेट अप लगाना था, गेट्स अप लगाना था। यहाँ पे क्योंकि वुड है तो वुड वुड के पीछे आपके पास क्या होता है, सेकंड फॉर्म होती है गॉट, यहाँ पे आएगा। अगला क्वेश्चन था जी, इफ आई हैड मनी डैश आई डैश इट नो। ठीक है जी। अब देखिए इफ आई हैड आ गया ना जी, हैड आ गया। जब हैड आएगा तो फिर आपने वुड परचेज लगाना है, वुड 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 के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वुड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती, ये आपने देख लेना। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, इफ ही कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है जी। तो आपके पास क्या, जब वुड हैव आ गया ना तो पीछे फिर हैड आना चाहिए, ये कम के साथ हैड भी आना चाहिए। ठीक है जी। वुड के साथ जब हैव आ गया हुआ है ना तो आपने पीछे हैड भी आपने देख लेना था। ठीक है। ऊपर वाला मेरे ख्याल में देखें, आपके पास क्या जी, इफ आई हैड मनी, जब हैड आ जाए तो आगे आपका वुड हैव परचेज, ये वाला आना था, ये बी वाला, सी वाला, ये सी वाला नहीं है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका वुड हैव आएगा, क्योंकि पीछे अगर आपके पास हैड आ गया तो वुड के साथ हैव आएगा। ठीक है। अगर पीछे आपके पास जस्ट सेकंड फॉर्म आती है तो फिर आप जस्ट वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास है, ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस बन रहा है, ये सेकंड कंडीशनल का नहीं है। ठीक है जी। सेकंड में ये होता है कि अगर आपके पास वुड के साथ जस्ट जो है फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो पीछे आपके पास सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है। लेकिन अगर वुड के साथ हैव भी आ रहा है, इसका मतलब पीछे आपके पास हैड आना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके पास पीछे चूंकि हैड है इसलिए वुड हैव परचेज यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके पास 30 क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अभी इंशाल्लाह ताला इशा की नमाज पढ़ के आपको जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।